हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा लेट हो रहे हैं लाइव के लिए, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। आज बात कर रहे हैं हम डॉक्टर रोली प्रमलानी के साथ, फरीदाबाद से। वो हमें प्रेगनेंसी की, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है फीमेल्स की, उसके साथ जुड़े हुए जो इश्यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें होम्योपैथिक प्रोस्पेक्टिव से बताएंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़िए। डॉक्टर समीक्षा। हाँ जी। हाँ जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है मुझे क्लियर। आप कैसे पता मुझे आप नजर ही नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। Yeah, हाँ, वेलकम डॉक्टर रोली। yeah. एट लास्ट Welcome. हम Yeah. हम काफी लेट हो गए हैं। Thank you, Dr. Lopana. हाँ जी. हम काफी लेट हो गए हैं, तो चलिए स्टार्ट Yeah, करते we are हैं। minutes. Okay. ओके। We'll start with the today. Okay. एंड डॉक्टर समीक्षा आप यहीं हैं? हाँ जी, आई एम हियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर रोली प्रेमलानी। शी इज BHMS and MSc in clinical psychology and practicing homeopathy from 11 years in Faridabad. She is awarded with many awards like Homeopathic Chikitsa Seva Ratan and Healing Club Healers Award and many more. She writes articles for many renowned newspaper journals with research on attachment styles, parental fobing, autism, and homeopathy. Let's welcome Dr. Roli Pramlani. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Samiksha, ma'am. Yeah. So, हाँ जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्रेगनेंसी। बट प्रेगनेंसी उनकी जो पहली बार मदर बनने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी ग्रेविटा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रेविटा। ग्रेविटा का मतलब होता है कि कितनी बार प्रेगनेंसीज हुई हैं। तो ऐसी लेडी जो लाइफ में पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको हम प्राइमरी ग्रेविटा बोलते हैं। अगर उनके पहले कभी एबॉर्शंस हुए हैं या पहले 2 एबॉर्शंस हो चुके हैं, उसके बाद अब ये थर्ड प्रेगनेंसी है, तो शी इज नॉट अ प्राइमरी ग्रेविटा। ओके। तो आज हम उनके बात करेंगे कि उनके अंदर क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, क्या मेंटल चेंजेस आते हैं और होम्योपैथी उसमें कैसे हेल्पफुल रहती है। तो पहले तो यही टर्म था हमारा, प्राइमरी ग्रेविटा क्या होता है। जब when a female comes to know that she is pregnant, she is very happy, जैसे ही आपने अपना पीरियड मिस करा तो सबसे पहले हर फीमेल एक प्रेगनेंसी, जो भी लाइक स्पेशली मैरिड वुमेन्स, एक प्रेगनेंसी टेस्ट जिसको हम यूपीटी बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो आजकल इजिली मिल जाती हैं उसमें मेडिकल स्टोर्स पे, टेस्ट करती हैं। शी इज वेरी हैप्पी। बट ग्रेजुअली बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग। जैसे ही प्रेगनेंसी आती है हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं बॉडी में। एक नया हार्मोन बहुत एक्टिव हो जाता है जो पहले कभी भी एक्टिव नहीं हुआ था बॉडी में, दैट इज HCG, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिक, है ना। ये एक हार्मोन होता है जो बॉडी में बहुत एक्टिव हो जाता है और ये बहुत सारे चेंजेस लेके आता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि पहले इतना पीक पे नहीं जाता था, वो अब पीक्स पे जाने लगा है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन है। दिस इज द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। तो ये हार्मोन्स जो है ये हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो मैं कहूंगी कि प्राइमरी में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर रहता है, वो होती है मॉर्निंग सिकनेस, जिसको हम बोलते हैं उल्टियां आना या जी मचलाना। Okay, this is the very common symptoms in all the pregnant ladies, but जो फर्स्ट मदर्स होती हैं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं,
उनमें ये थोड़ा सा ज्यादा भी होता है, और वो भी थोड़ा सा इसके लिए कॉन्शियस ज्यादा हो जाती हैं वो मदर्स, बिकॉज उनको लगता है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, बच्चा कैसे बड़ा होएगा, क्या होगा, या मेरी वॉमिटिंग्स पूरे 9 महीने तक ही चलती रहेंगी, ऐसे रहा तो क्या होगा. सो ऑल दोज मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग एंड दे आर फर्स्ट टाइम मदर्स, आई विल से कि नहीं, ये वॉमिटिंग्स पूरे 9 महीने तक बिल्कुल नहीं चलती हैं. ये वॉमिटिंग जनरली 8 वीक से स्टार्ट होती हैं, 6 पे भी कहीं कहीं स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो पीक में होती हैं वो 8 वीक से स्टार्ट होती हैं, और मोस्टली 13th या 14th वीक तक आते आते दे गेट सबसाइड, यानी कि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद जैसे ही चौथे महीने में हम एंटर होते हैं तो ये धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं. सो मॉर्निंग सिकनेस इज बिकॉज ऑफ दिस HCG हार्मोन्स. ये जो HCG हार्मोन्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो मॉर्निंग सिकनेस को लेके आता है, वॉमिटिंग की फीलिंग को या नोजिया की फीलिंग को लेके आता है. द डॉक्टर, एक सेकेंड, क्वेश्चन है, ये प्राइमरी ग्रेविडा में ही ज्यादा क्यों देखा जाता है? मैम बिकॉज प्राइमरी ग्रेविटा में जो होता है ना, वो बॉडी पहले ये हार्मोन रश कभी बॉडी ने देखा नहीं है, जो एकदम से अभी हार्मोन रश एकदम बॉडी में है. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ HCG हार्मोन, ये तो एकदम नया इंट्रोड्यूस हुआ उसकी बॉडी में, पहली बारी आई. तो पहली बार जब भी कोई भी चीज बॉडी में आती है तो बॉडी में रिजेक्शन भी उसका ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये हमेशा प्राइमरी ग्रेविडा में वॉमिटिंग ज्यादा होती है. बट इट इज नॉट ऑलवेज. कई मल्टीग्रेविडास भी होती हैं हमारे पास जिनमें वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, एंड दे ऑलवेज से कि हमें पहली प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही रहा था, तो इसीलिए अब हम कॉन्शियस होके पहले से ही करना चाहते हैं. कभी कभी क्या होता है ना, सेकेंड मदर्स जो होती है, वेन दे उनको पता चल जाता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अब, तो वो 5th वीक से ही वॉमिटिंग के टैबलेट्स या पेंटोसिड टाइप की कोई टैबलेट अपने यहाँ पे 5th या 6th वीक से मॉर्निंग में लेना स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे एमसेट हो गया, या फिर होम्योपैथी में अगर वो आती है तो इपिकैप हो गया. इनिशियली इपिकैप काम कर लेती है हमारे यहाँ, लेकिन अगर बाद में बढ़ जाती है तो वी हैव स्पेसिफिक रेमेडीज लाइक जेट्रोपा, सिम्फोरिकारपस, टबैकम, तो फिर वो बात की होती है, देन दे कम. बट मल्टीग्रेविडा उस चीज को मैनेज कर लेती है, और मल्टीग्रेविडा की बॉडी उस हार्मोन रश के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है. HCG हार्मोन जो होता है ना, ये स्लो डाउन करता है डाइजेशन के प्रोसेस को, और प्रोजेस्ट्रॉन भी. प्रोजेस्ट्रॉन को तो बोले ही सुस्त हार्मोन जाता है, बिल्कुल है ना. बिल्कुल. उसके बाद ये जो तो होता बड़ा तो ये लेजी हार्मोन है. जी, ठीक कह रहे हैं आप. जैसे उसके बाद ये जो है प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है फैटीग एंड वीकनेस, तो हाँ इसको हम इफेक्टिवली कुछ टिप्स ऐसे हों जिससे मैनेज कर सकें, एंड देन उसके बाद कोई होम्योपैथिक पार्ट हम बता सकें अपने व्यूअर्स को. मैम, इसको सबसे पहले इफेक्टिवली करने का सबसे अच्छा तरीका एक अपना रूटीन सेट करें और उस हिसाब से ही काम करें. शॉर्ट शॉर्ट मील्स लें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें. ये नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू सीक हेल्प, यू नीड टू गो फॉर मल्टीविटामिन्स, यू नीड टू लुक आउट फॉर द extreme fatigueness. Why it is because of hypothyroidism, or it is because of hypertension. It's not fatigue, but you are not in a mood to get up from the bed, या आपको वर्टिगो फील हो रहा है, या आपको एक डिजीनेस सी फील हो रही है, तो आपको रीजन पे भी वर्कआउट करना है. अगर कुछ रीजन नहीं निकल रहा है तो इट इज गुड टू फॉलो अ रूटीन, टू मेक रियलिस्टिक गोल्स, एंड टू हैव स्मॉल डाइट्स, छोटी छोटी डाइट्स, हेल्दी डाइट्स खाना, और वाटर इनटेक को एडिक्वेट रखना. इट्स नॉट ओनली वाटर, लिक्विड इनटेक इन एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड एक्सेप्ट टी एंड कॉफी. फ्लेवर में आपको लिक्विड. प्रेग्नेंट फीमेल्स को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पर बेसिकली क्या क्या ध्यान देना चाहिए? बिकॉज वो लोग बहुत चीजें जो है मिस कर जाते हैं. हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे टेस्ट बहुत ऑल्टर हो जाते हैं. अगेन द रीजन इज HCG हार्मोन. एक तो वो स्लो डाउन करता है आपके डाइजेशन को, प्रोसेस को, प्लस जो है ना वो टेस्ट बर्ड्स पे काम करता है, तो बहुत टेस्ट ऑल्टर्स हो जाते हैं. तो मैं हमेशा अपनी प्रेग्नेंट, जो मेरे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स पेशेंट आती हैं, मैं उनको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि भीगे हुए चने खाएं, दालें ज्यादा खाएं, है ना, हरी सब्जियां खाएं, सलाद अच्छे से खाएं, और लिक्विड का इनटेक अच्छा करें, और हमेशा एक प्रोटीन सप्लीमेंट लें. फॉलिक एसिड इज अ थिंग दे शुड नेवर लीव, बिकॉज अगर फॉलिक एसिड छोड़ रहे हैं तो न्यूरल डेवलपमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आने वाले बच्चे को मंद बुद्धि टाइप की
बीमारियां रहती हैं। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। और प्रोटीन इनटेक, फैट मैं कहती हूँ एक लिमिट तक खाओ अगर बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि उस समय वैसे ही डाइजेशन बहुत स्लो है। लिवर भी अपना एंजाइम्स, इंटेस्टाइन भी एंजाइम्स बहुत स्लोली निकाल रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज कि जो है आप फैट का कंजम्पशन कम करें, इजी टू डाइजेस्ट फूड खाएं, रेडीमेड बाजार की चीजें नहीं खाएं, और पैक्ड फूड्स बिल्कुल अवॉइड कर लें, है ना। इट्स बेटर कि आप कुछ हल्की सी एक मील घर पे बना लें, बटर मिल्क पी लें, छाछ पी लें, देन टू गो फॉर पैक्ड फूड्स। ओके। अगर नॉन डॉक्टर समीक्षा? वेजिटेरियन, हाँ जी डॉक्टर ओली, फिजिकल चैलेंजेस जो भी नोशिया, वॉमिटिंग, फैटीग, इसके अलावा और भी कोई जैसे माइंड से रिलेटेड और एंजाइटी जैसे कह सकते हैं कुछ, उसके अलावा फेस करती हैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन्स? मैम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, हाँ जी। मैं एम आई ऑडिबल? डॉक्टर ओली, आप ना हमें विजिबल नहीं है, आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। नेटवर्क इज फाइन, बट एक मिनट, आई जस्ट गेट बैक मैम। एम आई विजिबल नाउ? नो, नॉट येट। डॉक्टर समीक्षा, आपको विजिबल है डॉक्टर ओली? हाँ विजिबल तो है। नहीं, बट वो नेटवर्क का जो वो सर्कल चलता है वो चल रहा है ना? वो चल रहा है, हाँ जी। हाँ, आपकी मैं आवाज बहुत अच्छे से आ रही है हमें, बट आप वैसे विजिबल नहीं है। ओके, कोई नहीं। मैं मैम के पहले क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि जो ठीक है। कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स, या हम जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम प्राइमरी ग्रेविडा में स्पेशली देखते हैं, वो होता है डिप्रेशन। फर्स्ट टाइम मदर की बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर इट। तो इट इज ऑलवेज गुड टू सीक हेल्प फ्रॉम द केयर प्रोवाइडर। अपार्ट फ्रॉम इट, डिप्रेशन का एक रीजन रहता है बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होना भी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो सबसे ज्यादा मदर के लिए प्रॉब्लमैटिक चीज होती है वो होती है मॉर्निंग सिकनेस। हमेशा मदर को एक यही फीलिंग रहती है, मैं खा तो पा नहीं रही हूँ, मैं एक घूंट पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, बच्चा कैसे बड़ा होएगा, क्या होगा। तो डिप्रेशन एंड देन एंजाइटीज, जैसे जैसे लेटेंट प्रेगनेंसी में जाती है मदर, सेकेंड ट्राइमेस्टर इन स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन मदर्स को यही इश्यू रहने लगता है कि आर दे प्रिपेयर्ड फॉर लेबर और नॉट। लेबर पेन्स को बर्दाश्त कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, क्या लेबर सही होगा, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा फंस गया, फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो होते हैं, ये एंजाइटीज जो होती है ना, ये बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग जो है ना, कभी भी जब भी आप लो मूड फील कर रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके अंदर, तो इट इज ऑलवेज गुड टू ट्राई टू टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, your friend, your partner or any of the family member. And still if you are feeling कि आप उन चीजों से नहीं निकल पा रहे हो, उन थॉट से नहीं निकल पा रहे हो, आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आपकी डेली फंक्शनिंग उसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, प्लीज सीक हेल्प। कॉल योर केयर टेकर प्रोवाइडर। इफ यू हैव अ मिडवाइफ, call the midwife, or you find a psychotherapist or a counselor near your locality where you can go. Apart from it, yoga, meditation and breathing exercises. Breathing exercises, box breathing की practice प्रेगनेंसी के अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही मदर्स को होती है तो वो एंजाइटी को कॉम्बैट करने में बहुत हेल्प करती है। हमारा ब्रेन एंशियस और काम दोनों एक ही समय पे नहीं हो सकता है, या तो वो एंशियस होगा या वो काम हो। इट्स गुड कि अगर आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं तो उस समय अगर आपकी ये प्रैक्टिस में होगा ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स के थ्रू वो जनरेट हो जाएगा और आप अपने आप को काम डाउन कर लोगे। सो द बेस्ट वे टू काम डाउन योर बॉडी इज बॉक्स ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं। Om chanting has found to be a great impact. There are a lot of research which say that Om chanting is very good for the mental health of mother as well as for the mental health of the developing fetus. Even foreign countries में Om chanting के schools होते हैं जहाँ पे pregnant women को Om chanting के लिए daily 10 minutes का 15 minutes का online classes होती हैं जिसमें they can go there and there are online classes also. So Om chanting technique has found to be a great help. और कॉन्स्टिपेशन एंड डाइजेस्टिव इश्यूज भी देखे जाते हैं इन सम फीमेल्स,
पाइल्स का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैम फाइबर्स को डाइट में इंक्लूड करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। मैं सबसे पहले उन सारी मदर्स को ये बोलूंगी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखा है कि जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली फर्स्ट टाइम फीमेल, वो अपने आप को बीमार समझने लगती हैं। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज, pregnancy is a normal phenomena which happens to every woman in the world. You are very lucky that God has given you a chance to give a birth, to to create a creation in this universe. बट आप बीमार नहीं हो, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, किचन में काम करिए। अगर आपको घूमने का शौक है, गो फॉर घूमने जाइए, वॉक करिए। अगर आप जिम जा रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटीज कम कर लीजिए, वेट लिफ्टिंग मत कर लीजिए। अगर आप ट्रेडमिल 8 पे कर रहे हैं, वहां जाके आप 3 या 4 पे करो। 10 मिनट की जगह 5 मिनट करो। साइकिलिंग 10 मिनट की जगह 5 मिनट करो, लूज रख के करो। फिजिकली एक्टिव रहने से सबसे पहले तो डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आ रहे हैं। एड फाइबर्स टू योर डाइट, take small meals, have plenty of liquids. If still you are not able to combat with the constipation, then definitely go to your healthcare provider. Homeopathy में there are a lot of medicines which help in constipation. Nux vomica उसमें टॉप पे रहती है, जो गैस्ट्रिक इश्यूज को बहुत अच्छे से कम्बैट करती है। टोटलिटी के बेसिस पे दे सकते हैं लाइकोपोडियम, कार्बोवेज। देन इफ देयर आर पाइल्स, एस्कुलस, रिटानिया, कोलिनसीनिया, ये सारी मेडिसिन जो होती हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ प्रेगनेंसी में आती है, एंड फिटस भी बिल्कुल सेफ रहता है। अभी डॉक्टर साहब, हमने इमोशनल जो उसमें आ जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फियर्स एंड एंजाइटीज लाइक, तो हम होम्योपैथी से कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? मैम होम्योपैथी में एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज इंट्रोड्यूस हुआ है। इट्स नॉट बेसिकली होम्योपैथी, इट वाज समथिंग एल्स, जो कि अब होम्योपैथी में आ गई। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज थे जिनको हम फ्लावर रेमेडीज बोलते हैं। इन पे बहुत सारी रिसर्च हुई है। फ्लावर रेमेडीज आर एब्सोल्युटली सेफ टू बी टेकन इन प्रेगनेंसी। आप डेफिनेटली फ्लावर रेमेडीज पे जाएंगे। फियर्स के लिए होती है, एंजाइटी के लिए इम्पेटियंस है, विथिया है, देन यू हैव चेरी प्लम। जो रेमेडीज जो होती हैं आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस को बहुत अच्छे से कॉम्बैट करती हैं। अननेसेसरली बहुत ज्यादा एंजाइटीज हो रही हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, हाइपरटेंशन में नहीं हो आप, तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, बहुत हेल्प करती है। काली आर्स ले सकते हैं। These are the medicines which help you to come out of your anxieties, unnecessarily fears, unnecessarily negative thoughts, obsessive thoughts, which compel you to do things. है ना। नैट्रोम्यूर भी बहुत हेल्पफुल रहती है। इग्निशिया आपके मेंटल स्टेट को काम डाउन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। वो एचसीजी की लेवल्स को भी कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रोजेस्ट्रॉन को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। मतलब अगर आपको प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, तो आप धीरे धीरे उस प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट को टेपर ऑफ कर सकते हैं, इग्निशिया अगर चला रहे हैं तो। ये मैंने बहुत अभी जैसे डॉक्टर समीक्षा ने आपसे हाइपरटेंशन की बात करी कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड गेस्टेशनल डायबिटीज जो है, ये कॉमन मिथ बन गया कि अगर आपको एक बार हो गया है तो ये आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। मैं चाहूंगी कि आप इस मिथ को भी बस्ट करें। बिल्कुल नहीं रहने वाला है। जेस्टेशनल के समय बॉडी में हार्मोन्स अलग होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिनकी वजह से ये उस टाइम पीरियड बीइंग में बनता है। लेकिन उसके बाद एक सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद, जब आपका बच्चा आ गया है दुनिया, उसके बाद आप डाइट, फिजिकल अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, फिजिकल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करके, आप इन दोनों ही चीजों को रिवर्स कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके दिमाग में अबॉर्शंस को लेके बहुत डर होते हैं कि कहीं बेबी उनका अबॉर्ट नहीं हो जाए, या ब्लीडिंग जो हो जाती है कई बार। तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शंस जो होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, मैं तो सबसे पहले उनको यही बोलूंगी कि नेगेटिव स्टोरीज पे जो उनके कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स हैं या क्या है, उन पे उतना ध्यान ना दें, अपने माइंड को उसकी तरफ ना ले जाएं। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट स्टोरी। मे बी समवेयर इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड सर्कल और समवेयर इन द नेट यू हैव कम अक्रॉस दोज नेगेटिव स्टोरीज। उसको अपने दिमाग पे उतना इम्पैक्ट मत आने दें। बट स्टिल अगर एबॉर्शंस हैं, तो अगर एबॉर्शन की हिस्ट्री आ रही है फीमेल्स की, तो होम्योपैथी इज अ ग्रेट हेल्प इन एबॉर्शन। आप उसमें ले सकते हैं। कॉलोफाइलम दवाई होती है, सबाइना होती है, कालिकाब होती है। देयर आर सो मेनी रेमेडीज इन होम्योपैथी विच हेल्प्स टू कम्बैट विथ एबॉर्शंस। अपार्ट फ्रॉम इट, वो आपको वापस हेल्दी बना देती हैं और वापस से प्रेगनेंसी लेके आने के लिए बहुत कारगर हैं।
एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होम्योपैथी से लेबर को इजी किया जा सकता है? लेबर पेन को। लेबर पेन इजी करने के लिए भी होम्योपैथी में मेडिसिन आती हैं जो इजी कर सकती हैं लेबर पेन्स को, लेकिन आजकल पेनलेस लेबर्स भी होने लगते हैं। ये एक पूरा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है मैम, जिसपे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज लेबर्स एंड अबॉर्शंस आर वेरी ब्रॉड टॉपिक्स, बट हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो लेबर को इजी कर लेती हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे आर्निका हो गई, हायोसाइनस हो गई, प्लेटिना हो गई, जो हमारे लिए विरेटेरम एल्बम है, जो लेबर पेन्स को ईज करते हैं। या आजकल जैसे सिजेरियंस बहुत होने लग गए हैं, तो एक तो उसका रीजन हो जाता है कि वीक प्रेजेंटेशन है बेबी का, फीटस का, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में अपना जो है वो नॉलेज शेयर करें। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर समीक्षा। जी हाँ जी डॉक्टर, बताओ अपना। हाँ जी जी, मैम, आप पूछ रहे थे कुछ? आप हाँ क्वेश्चन अपना रिपीट कर लीजिए मैम, यू वर नॉट ऑडिबल। डॉक्टर ओली, आपसे ये पूछना है कि जैसे इसके रिगार्डिंग कि एक ग्राफ पाया, आई थिंक उसके लिए प्रेगनेंसी के शुरू के मंथ्स में या लेटर के भी? क्या चीज? योर कच्चा वॉइस इज पपीता, स्पीकिंग। कच्चा पपीता, रॉ पपाया। मैम, वो तो बात के लिए ही होता है, इट्स फॉर ईजिंग द लेबर्स, ये तो 3 बात के मंथ्स लिए होता में है। अवॉइडेड, आई थिंक ये मिथ है या सच है? मैम, क्या थोड़ा सा ये कहना है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इम्प्रूव करता है, अदरवाइज दिस इज अ मिथ। एज सच कोई भी रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती है अच्छा, कि रॉ पपाया इज हेल्पफुल इन नहीं हेल्थ ईजिंग द लेबर पेन्स। in early months of pregnancy, I think it should be avoided. Regarding, I have heard this. लेबर को ईज करने के लिए ऐसा मिथ है इंडिया में कि हाँ, कच्चा और पपीता। रिगार्डिंग ड्राई फ्रूट भी जैसे बोलते हैं बड़े लोग, ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए ज्यादा प्रेगनेंसी में। अ, देखिए, ये एक्चुअली द थिंग इज दैट कि ऐसा माना जाता है कि ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन, इफ इट इज इन अ क्वांटिफाइड वे, इफ यू आर दिस इज एन हेल्दी ड्राई फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आमंड्स और आपका ये वॉलनट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट दे शुड बी क्वांटिफाइड। इट शुड नॉट बी लाइक यू आर ईटिंग इन बल्क, एवरीथिंग शुड बी क्वांटिफाइड। या राइट। मेरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो कब होम्योपैथी में जाएं? हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। जैसा कई बार होता है कि एकदम से लास्ट जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, पेशेंट्स के पास जाते हैं तो पेशेंट कह देता है कि अल्ट्रासाउंड में आ गया है ब्रीच प्रेजेंटेशन, डॉक्टर ने बोला सिजेरियन होगा। तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत वंडरफुल रेमेडीज है, मैं चाहूंगी कि आप उनको सजेस्ट करें थोड़ा। ओके मैम, अगर लास्ट अल्ट्रासाउंड में ब्रीच प्रेजेंटेशन आ रहा है एंड द पेशेंट इज सीकिंग, क्योंकि उस समय तक तो पेशेंट अपना माइंड भी बना चुका होता है कि सी सेक्शन में आना ही है या क्या है, तो होम्योपैथिक अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी रेमेडीज हैं होम्योपैथी में जो उस ब्रीच प्रेजेंटेशन को करेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, बट रेगुलर मॉनिटरिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप उसमें जैसे आप दवाई दे रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही लास्ट का टाइम होता है, वो आपका फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसको आप फिर रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए कि प्रेजेंटेशन करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है विद दोज मेडिसिन, and if it is corrected then it is suggested to go for the normal vaginal delivery, that is NVD, but if it is not corrected then it's always suggested to go for the C-section. डॉक्टर समीक्षा, और कोई क्वेश्चंस? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर ओली, हैज हाँ, कवर्ड एक्सेप्ट। और जो भी इससे क्वेश्चन है आई थिंक। अच्छा, एक क्वेश्चन और है डॉक्टर ओली, जी कि मैम। घर के बड़े कह देते हैं कि अब तुम्हें डबल खाना चाहिए, और फीमेल वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि खाया जा नहीं रहा है, खाएं कैसे डबल? तो मैं नहीं चाहूंगी आप इसमें मैम, को भी बस्ट करें। हाँ बिल्कुल मैम, डबल नहीं खाना चाहिए। आपकी जो रेगुलर डाइट है, आप जितना खा पा रहे हैं उतना खाइए, एंड एक बार में कभी भी ना पेट भर खाइए ना पेट को पूरा खाली होने दीजिए। हमेशा छोटी छोटी मील्स लेते रहिए,
हेल्दी चीजें खाती रहिए। कभी कभी जंकिंग का भी मन होता है, कर सकते हैं वो भी, बट डबल खाना इज टोटली अ मिथ। वो सिर्फ आपके बॉडी वेट को बढ़ाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन एक और है कि जी। प्रीनेटल चेकअप्स कई बार जो है फीमेल्स मिस कर जाते हैं अपने चेकअप्स जो उनके ड्यू होते हैं मंथली या 15 डेज में। तो मैं चाहूंगी कि आप पेशेंट्स को बताएं कि प्रीनेटल चेकअप्स बहुत जरूरी हैं उनके लिए। नेटल चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के साथ वो कॉमन होती है, जैसे हाइपरटेंशन है। अब हाइपरटेंशन में भी आपको गिडीनेस रहेगी जो आपको उसमें रहती है, आप लेथार्जी फील करते रहोगे, आपको बॉडी हैवी फील होती रहेगी, जो प्रेगनेंसी के साथ बहुत कॉमन है, तो वो चेकअप पे ही आता है। देन इवन हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है, जैसे कोल्ड फीलिंग होना, या फिर आपका भूख, बहुत ज्यादा भूख लगना, या बिल्कुल कभी कभी भूख ना लगना। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, वेट गेन होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं फटीग होना प्रेगनेंसी के। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जो है अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। स्पेशली मैं तो खुद भी हमारे साथ यही होता है कि हमें थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है, ये हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जब टेस्ट कराते हैं तभी डिटेक्ट होता है। सो ऑल दीज इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर्स लाइफ, for a mother's prenatal care as well as for the fetus development. Otherwise they lead to PPH, preeclampsia, जो बहुत ही थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, उस स्टेज में पहुंचने से पहले है बेटर है कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। थैंक यू डॉक्टर समीक्षा, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? आई थिंक कवर हो गए सब क्वेश्चन। डॉक्टर ओली, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, आपने बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे व्यूअर्स के दूर करे हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो मैं ऑब्वियस आपको भेजूंगी और अपने आंसर्स भी उनको देंगे हम अपने व्यूअर्स को। तो एंड करते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच अगेन डॉक्टर ओली। बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। Thank you, Dr. Arpana, Dr. Samiksha. It was nice to be here. Yeah, same here.